नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने फ्रिक्शन चैप्टर को पूरा किया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्चुअल वर्क यानी कि कल्पित कार्य। तो इसके लिए हम कल्पित कार्य की परिभाषा तक पहुँचे उससे पहले हम ये देखते हैं कि कार्य क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई बल कार्य करता हुआ तब कहा जाता है जब उसका क्रियाशील बिंदु किसी दिशा में विस्थापित होता है। उसका मतलब बल पिंड पर या कण पर जब क्रियाशील होता है तो एक जो क्रियाशील बिंदु है वो किसी दिशा में विस्थापित हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि कोई बल जो है कार्य करता हुआ कहा जाता है। यदि बल परिमाण तथा दिशा में अचर हो, यानी कि एक कांस्टेंट जो है उसकी एक ही मतलब परिमाण, उसकी वैल्यू एक ही है और दिशा में अचर हो, यानी कि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में वो बल लगेगा, तो किया गया कार्य जब बल क्या है परिमाण और दिशा में अचर, यहाँ हम अचर की बात कर रहे हैं, तो जो किया गया कार्य है वो बल और क्रियाशील बिंदु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्रियाशील बिंदु मान लीजिए जैसे कि ओ बिंदु पर कोई बल कार्य कर रहा है तो उस बल के कारण उस क्रियाशील बिंदु का विस्थापन जो होता है यहाँ उसकी बात कर रहे हैं हम। तो किया गया कार्य किसके, बल और क्रियाशील बिंदु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अभी हम इसे और समझते हैं। जैसे कि मान लिया कि पिंड के किसी बिंदु ओ पर बल F क्रियाशील है, यहाँ चित्र में दिखाया गया है पहले चित्र में, जिसके कारण जो है क्रियाशील बिंदु O इस बल के कारण क्या है, बल की दिशा में बिंदु O पर विस्थापित हो जाता है। इस बिंदु O पर जो है बल F कार्य कर रहा है, जिसके इस बल के कारण जो है इसका जो क्रियाशील बिंदु O है वो अब A बिंदु पर पहुंच जाता है, विस्थापित हो जाता है, मूव कर जाता है। तो इस स्थिति में बल द्वारा जो किया गया कार्य है, जो कि हमने अभी कहा, वो क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर। तो बल की दिशा में F की दिशा में विस्थापन कितना हो गया, OA, यानी कि F गुणा OA, इसके बराबर जो है वो कार्य होगा, किया गया कार्य इसके बराबर होगा। और ये धनात्मक होगा क्योंकि जो है विस्थापन वो O से एक ही और हुआ है और वो बल की दिशा में हुआ है, यानी कि विस्थापन बल की दिशा में है। इसी प्रकार यदि बल F का जो क्रियाशील बिंदु है वो बल की दिशा के विपरीत ओर O से A पर विस्थापित होता है। अब दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि क्रियाशील बिंदु जैसे O है तो बल F के कारण इसका जो क्रियाशील बिंदु है इस F की डायरेक्शन के अपोजिट A बिंदु पर विस्थापित हो गया। तो बल F द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जो कि बल के विपरीत होगा, इस बल की दिशा के विपरीत होगा, वो होगा -F गुणा OA। परिभाषा जैसे कि अभी हमने बताया कि वो बल और उस विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, तो -F गुणा OA। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह इसलिए क्योंकि ये विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में है, इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आया। अब हम देखते हैं कि यदि अभी तक तो क्या था कि विस्थापन जो हो रहा था वो बल की दिशा में ही हो रहा था, बल की लगने की दिशा में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं कि यदि बल जो है वो उस विस्थापन के तिर्यक दिशा में है, विस्थापन के तिर्यक हो, यानी कि तिर्यक दिशा में हो, मतलब बल जो है क्रियाशील बिंदु O को इसकी क्रिया रेखा के अनुदिश विस्थापित नहीं करता है। यानी कि जैसे O बिंदु पर अगर बल लग रहा है तो जो बल है वो इसको इस बल की दिशा F में ही विस्थापित नहीं करता है, बल्कि इसके अलावा तिर्यक दिशा में वो जो है उसको A बिंदु पर विस्थापित करता है। जैसा कि चित्र में पहले चित्र में बताया गया है, अन्य बिंदु A पर विस्थापित करता है जो कि इस बल की दिशा के तिर्यक दिशा में है, तथा OA बल F की क्रिया रेखा के साथ हमने क्या माना, थीटा कोण बनाता है। A से F की क्रिया रेखा पर हमने क्या करा, एक लंब AB खींचा, जिससे कि क्रिया F की क्रिया रेखा पर OA का
प्रक्षेप ओ बी है। हमने क्या करा कि जैसे कि बल F है, ओ बिंदु पर क्रियाशील है और इस बल के कारण जो है इसका विस्थापन, ओ बिंदु का विस्थापन क्या है, F की दिशा में न होकर के इसके तिर्यक दिशा में ए बिंदु पर हो जाता है। और ये जो ओ ए है इस F की दिशा के साथ में थीटा कोण बनाती है और ए बिंदु से हमने इस बल F की क्रिया रेखा पर एक परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ कर दिया। तो ओ बी क्या हुआ, ओ बी जो है वो इस बल F की क्रिया रेखा पर ओ ए का प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है। ए से हमने परपेंडिकुलर डाला, इसलिए ओ बी इस बल की क्रिया रेखा पर ओ ए का प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप है। तो इस स्थिति में बल F द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, बल F गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की दिशा में हम क्या देख रहे हैं, विस्थापन क्या है, F की दिशा में विस्थापन ओ बी हो गया। यानी कि ए बिंदु से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो बी बिंदु पर मिल रहा है, यानी कि विस्थापन क्या हुआ, ओ बी। एफ की दिशा में विस्थापन हो गया ओ बी। और ओ बी को हम क्या कह सकते हैं, ओ ए कॉस थीटा, चित्र से देख करके। तो यह हमारे पास क्या होगा, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा, जबकि यह जो थीटा कोण है ये न्यून कोण हो, और ऋणात्मक कब होगा, जबकि ये थीटा जो है वो अधिक कोण हो। यहाँ पर ओ ए वास्तविक विस्थापन है, क्योंकि ओ पर जब बल F क्रियाशील है तो इसका क्रियाशील बिंदु ओ ए बिंदु पर विस्थापित हो जाता है बल के कारण, इसलिए ओ ए जो क्या है इसका वास्तविक विस्थापन है। दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं यहाँ पर थीटा जो है अधिक कोण है, जैसे कि अभी हमने बात करी है कि अगर थीटा न्यून कोण होगा तो ये जो है किया गया कार्य धनात्मक होगा, लेकिन थीटा अगर अधिक कोण होगा तो ये ऋणात्मक होगा। दूसरे चित्र में भी देख सकते हैं हम कि अगर जैसे बल F क्रियाशील है बिंदु ओ पर, यहाँ पर ये बिंदु ओ है, ये बिंदु हमारे पास ओ है। तो ओ बिंदु पर जब बल लग रहा है तो बल के कारण इसका जो है विस्थापन ए बिंदु पर हो गया। अब हमने इसको ओ को पीछे की ओर आगे बढ़ाया और ए बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा डॉटेड लाइन से। तो ये जो है ओ ए का प्रक्षेप जो है ओ बी इस बल के देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर जो थीटा कोण है इस ओ ए का एफ के साथ वो थीटा अधिक कोण है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि दोनों चित्रों में जो ए बिंदु है वो ओ का विस्थापन है, ओ बिंदु विस्थापित होकर बिंदु ए पर पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ पर जो ए बिंदु पर ओ पर जो बल लग रहा था वो ए पर भी वही बल एफ क्रियाशील होगा। तो हमने यहाँ देखा कि बल द्वारा जो किया गया कार्य है फाइनली वो क्या आया हमारे पास, बल और बल की दिशा में विस्थापन ओ बी, इन दोनों का गुणा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बल गुणा बल की दिशा में इसके वास्तविक विस्थापन का प्रक्षेप ओ बी। यहाँ पर बल तो ऐसा कैसा हमने लिखा, और बल की दिशा में जो विस्थापन ओ बी है वो क्या है, उसे हम बल की दिशा में इसके वास्तविक विस्थापन ओ ए का प्रक्षेप ही तो है ये ओ बी, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि हम क्या कह सकते हैं इस प्रकार, विच इज़ इक्वल टू एफ गुणा ओ बी क्या है, ओ ए कॉस थीटा। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओ ए गुणा एफ कॉस थीटा, यानी कि ओ ए तो क्या हुआ हमारे पास वास्तविक विस्थापन, और एफ कॉस थीटा क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जैसा कि पहले चित्र में देख लेते हैं हम, एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा क्या है, ये एफ जो है ओ ए के साथ थीटा कोण बना रही है, यानी कि वास्तविक विस्थापन की दिशा में ओ ए की दिशा में बल का वियोजित भाग, इस एफ का जो वियोजित भाग है ओ ए की दिशा में वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। इसलिए यहाँ पर इस एफ कॉस थीटा को हमने लिखा है वास्तविक विस्थापन की दिशा में बल का वियोजित भाग। आगे देखते हैं हम, तो किया गया कार्य हम देख सकते हैं कि ये जो हमने वर्क डन जो निकाला है, किया गया कार्य एफ गुणा ओ ए कॉस थीटा आया हमारे पास। तो ये जो किया गया कार्य है वो ज़ीरो कब होगा, यानी कि शून्य कब होगा, अगर एफ गुणा ओ ए कॉस थीटा ज़ीरो के बराबर हो,
यानी कि या तो ओ ए बराबर 0 हो या कॉस थीटा बराबर 0 हो। तो कॉस थीटा बराबर 0 का मतलब होगा थीटा बराबर π/2। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ओ ए बराबर 0 का मतलब तो क्या हुआ कि विस्थापन हुआ ही नहीं। देखिए चित्र में ओ ए अगर 0 हो जाए यानी कि ए बिंदु जो है ऊपर ही रहे, ये ओ ए कुछ हो ही नहीं, ठीक है ना, ए बिंदु ऊपर ही रहे, तो इसका मतलब ओ बिंदु का विस्थापन ही नहीं हुआ। तो जब ओ ए बराबर हम इसमें 0 पुट कर देंगे तो हम क्या कह सकते हैं, वो 0 हो जाएगा किया गया कार्य। मतलब या तो कोई विस्थापन नहीं होगा या फिर थीटा इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब क्या होगा, विस्थापन जो है बल की क्रिया रेखा के लंबवत होगा। यानी कि जो ए बिंदु है वो इस बल की क्रिया रेखा एफ की क्रिया रेखा है इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो 0 हो जाएगा। तो ये हमने देखा। तो मतलब क्या हुआ, ए फोर्स डज नॉट वर्क इफ़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट मूव। यानी कि इसका क्रियाशील बिंदु क्रियाशील जो बिंदु है वो मूव नहीं करता है तो फिर कोई भी कार्य नहीं होगा। या फिर मूव्स इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बल की क्रियाशील रेखा के जो है वो लंबवत दिशा में मूव करेगा। इसका जो है क्रियाशील बिंदु ओ। अब हम देखते हैं कि किसी बल के वियोजित भागों द्वारा संपादित कार्य, किसी बल द्वारा संपादित कार्य उसके वियोजित भागों द्वारा संपादित कार्यों के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने जैसा कि चित्र में हम देखते हैं, ओ बिंदु पर क्रियाशील बल हमने माना है आर है और इसके जो लंबवत दिशाओं में वियोजित भाग है वो है एक्स और ये है वाई। ये इस आर के जो है रिजॉल्व पार्ट से लंबवत दिशाओं में, और आर जो है वो एक्स के साथ में हमने यहाँ चित्र में दर्शाया कि थीटा कोण बनाता है। तो जब आर का एक्स के साथ कोण थीटा है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और वाई बराबर जो होगा आर साइन थीटा, क्योंकि आर के रिजॉल्व पार्ट्स जो है वियोजित भाग है एक्स और वाई, और आर एक्स इसके साथ में थीटा कोण बनाता है। तो हमने ये देखा कि x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो बल r है ये इस क्रियाशील बिंदु O को इसी समतल में बिंदु O डैश पर विस्थापित कर देता है। यानी कि जब O पर ये बल R लगाया जा रहा है तो ये इसके क्रियाशील बिंदु को O को O डैश पर प्रतिस्थापित कर देता है, जहाँ पर O डैश जो है वो R के साथ में अल्फ़ा कोण बनाता है। अब हम क्या करते हैं, ओ डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओ डैश एम, ओ डैश एन और आर पर ओ डैश एल। देखिए ओ डैश से हमने एक्स वाई और आर पर क्या, इनकी आर की क्रिया रेखाओं पर हमने क्या करा, ये परपेंडिकुलर खींचे, ओ डैश एम, ओ डैश एन और ओ डैश एल। तो जो हमें सिद्ध करना है, इन वियोजित भागों द्वारा किया गया कार्य जो है बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो हम देखते हैं ये जो बल लगाया गया है आर, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, आर गुणा ओ एल। वो कैसे होगा, ये देखिए, आर के द्वारा किया गया कार्य चूँकि विस्थापित बिंदु ओ डैश है तो ओ से ओ डैश हो गया विस्थापित बिंदु, तो ओ डैश का जो प्रक्षेप है वो क्या हो जाएगा, ओ एल। आर पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, अभी हमने पूर्व में पढ़ा, इस ओ डैश का आर पर जो प्रक्षेप होगा वो होगा ओ एल। तो आर द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, आर गुणा ओ एल, ये आर गुणा ओ एल। और ओ एल को हम कह सकते हैं इस चित्र से ओ डैश कॉस अल्फा। ये देखिए, इसे हमने समीकरण 1 दे दिया। अब इसी प्रकार एक्स और वाई जो है रिजॉल्व पार्ट्स वियोजित भाग है इसके आर के, उन एक्स और वाई द्वारा जो किए गए कार्यों का योग होगा वो क्या होगा, x गुणा ओ एम प्लस वाई गुणा ओ एन। ये कैसे हुआ, देखिए ओ डैश का इस x पर प्रक्षेप क्या हो गया, ओ एम, तो x द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ, x गुणा ओ एम। इसी प्रकार y पर जो प्रक्षेप है ओ डैश का वो हो गया ओ डैश एन, नहीं सॉरी ओ डैश, ये ओ एन,
ओ डैश का वाई पर प्रक्षेप हो गया ओ एन, तो वाई द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, वाई गुणा ओ एन। तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर एक्स गुणा ओ एम प्लस वाई गुणा ओ एन, ये मान हमने यहाँ पर इनके पुट कर देंगे। हम एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा यहाँ हमने रख दिया, और ओ एम का मान भी हम यहाँ देख सकते हैं, ओ डैश कॉस थीटा प्लस अल्फा। यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ओ एम जो है डायग्राम ओ डैश एम, अगर हम इस त्रिभुज ओ डैश एम को देखें तो यहाँ से हम ओ एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगी, कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो हमने यहाँ रख दिया ये मान ओ डैश कॉस थीटा प्लस अल्फा। इसी प्रकार y का मान रख दिया आर साइन थीटा, और ओ एन का मान रख दिया ओ डैश साइन थीटा प्लस अल्फा। यहाँ साइड में हमने ओ एन का मान भी निकाल के बताया है। अब हमने यहाँ फॉर्मूला, चूँकि आर और ओ डैश कॉमन आ गया तो हमने यहाँ ऐसे कॉमन रख दिया, और बाकी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी का जो है हमने फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, कॉस ए माइनस बी। तो ये हमारे पास आ गया आर ओ डैश कॉस अल्फ़ा, और ओ डैश कॉस अल्फ़ा भी हमने ऊपर समीकरण 1 से देखा है कि वो है ओ एल। तो मीन्स ये क्या गया, आर गुणा ओ एल। तो इसका मतलब जो वियोजित भाग एक्स और वाई द्वारा किए गए कार्यों का योग है वो आर द्वारा किए गए कार्य के बराबर आ गया। तो यही हमें सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं परिणामी बल द्वारा संपादित कार्य। तो स्टेटमेंट हम देखते हैं यहाँ, किसी कण पर क्रियाशील बल निकाय द्वारा किए गए कार्यों का बीजीय योग उसके परिणामी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब किसी कण पर क्रियाशील बल है, बल निकाय है, कई बल लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन बलों द्वारा किए गए कार्यों का जो बीजीय योग है वो उनके परिणामी के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, ये हमें बताना है। तो हमने चित्र में दर्शाया है कि एक बिंदु O पर है जो क्रियाशील बल P1, P2, P3 इस तरह से कई बल काम कर रहे हैं, और इनका परिणामी जो है R है, और इन बलों के द्वारा जो है O का विस्थापन O डैश पर हो जाता है। ये जो बल क्रियाशील है इस बिंदु O पर, इनके कारण जो है इस O का जो विस्थापन है वो क्या, O डैश पर हो जाता है। अब यदि P1, P2, P3 ये सभी बल जो है इस O डैश के साथ क्रमशः θ1, θ2, θ3 ये कोण बनाते हैं। चित्र में दर्शाया गया है कि P1 जो है इस O डैश के साथ में θ1 कोण बनाता है, P2 जो है इस O डैश के साथ में θ2 कोण बनाता है। इसी प्रकार P3 जो है वो θ3 कोण बनाता है, और इसका और जो ये बल R है परिणामी, इनका रिजल्टेंट, वो जो है इस O डैश के साथ में जो है थीटा कोण बनाता है। ये हमने मान लिया है यहाँ पर। तो इस स्थिति में बल निकाय द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, बल कौन कौन से हैं, पहला P1, तो P1 गुणा O डैश कॉस θ1 हमने अभी पढ़ा था इससे पूर्व में, उससे हम देख सकते हैं कि P1 गुणा O डैश कॉस θ1, क्योंकि देखिए यहाँ पर P1 जो बल है, क्योंकि O का विस्थापन जो है O डैश बिंदु पर हो गया, इसलिए O डैश का इस P1 के साथ में कोण θ1 है। अभी हमने पूर्व में भी यही पढ़ा है। तो P1 द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, P1 गुणा O डैश कॉस θ1 प्लस P2 द्वारा किया गया कार्य O डैश P2 गुणा O डैश कॉस θ2। ठीक है, इसी प्रकार P3 द्वारा किया गया कार्य ये होगा, P3 गुणा O डैश कॉस θ3 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ से हमने O डैश को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास ये P1 कॉस θ1 प्लस P2 कॉस θ2 प्लस P3 कॉस θ3 प्लस अप टू डैश डैश इस तरह से आ जाएगा। और ये जो ब्रैकेट में है P1 कॉस θ1 प्लस P2 कॉस θ2 अप टू डैश डैश, ये R कॉस थीटा के बराबर होगा। इसका रीज़न हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में जो है
पूर्व के कक्षाओं में ये पढ़ा था कि किसी निकाय पर अगर कई बल कार्य कर रहे हैं तो किसी दिशा में उन बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग, किसी दिशा में उन बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग उसी दिशा में उनके परिणामी के वियोजित भाग के बराबर होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो x की दिशा में इसका p1 का वियोजित भाग p1 cos थीटा 1 है, p2 का है p2 cos थीटा 2 है ना। ये जो योग है इनका वो इन्हीं दिशा में यानी कि इसी दिशा में इनका परिणामी जो r है उसका जो है वियोजित भाग वो क्या हो जाएगा r cos थीटा। इसका मतलब ये r cos थीटा के बराबर है। तो ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया आर ओ ओ डैश कॉस थीटा। अब ये आर ओ ओ डैश कॉस थीटा ये अगर हम चित्र में देखें तो ये आर द्वारा किए गए कार्य के बराबर है, क्योंकि आर द्वारा किया गया कार्य आप यहाँ देख सकते हैं। आर द्वारा किया गया कार्य क्या है, आर गुणा इस ओ ओ डैश के साथ में इस आर का बनाया गया कोण जो कि थीटा है, इसलिए आर गुणा कॉस थीटा ओ ओ डैश कॉस थीटा क्या हो गया हमारे पास आर गुणा ओ ओ डैश कॉस थीटा। ये आर द्वारा किया गया कार्य है, तो हमें यही सिद्ध करना था। तो इन सब से अब हम देखते हैं कि जो वर्चुअल वर्क है उसकी परिभाषा क्या है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि वर्चुअल वर्क क्या है। कि अगर किसी पिंड पर जो है अनेक बल की क्रियाओं के अंतर्गत बल जो है पिंड जो है वो संतुलन में, यानी कि एक पिंड पर कई बल काम कर रहे हैं और वो उनके अंतर्गत संतुलन में है। और यदि इस पिंड को अब हम उसके ज्यामितीय प्रतिबंधों को बिना बदले, यानी कि जो उसकी ज्योमेट्रिक कंडीशंस है उसको हम बिना परिवर्तित किए हुए उनमें एक लघु विस्थापन देते हैं, तो इस कल्पित विस्थापन में बलों द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जब हम पिंड पर बल लगा रहे हैं और उससे जो उनमें विस्थापन होता है उसे हम कल्पित विस्थापन कह रहे हैं। तो उस कल्पित विस्थापन पे जो बलों द्वारा किया गया कार्य है वो कल्पित कार्य कहलाता है। तो कल्पित कार्य क्या हुआ, कार्य की वह मात्रा है जो कि कल्पित विस्थापन के वास्तविक होने पर बलों द्वारा किया जाता है। यानी कि कल्पित कार्य जो है हम क्या मान रहे हैं कि ये वो कार्य है कि यदि हम कल्पित विस्थापन जो हमने कहा है उसकी जगह वास्तविक विस्थापन हो जाता और उस समय जो बलों द्वारा किया गया कार्य होता वो कल्पित कार्य कहलाता है। तो इसे हम और अच्छे से समझते हैं कि जैसे कि यदि किसी पिंड पर जो है कई बल काम कर रहे हैं, क्रियाशील है, तो उन बलों के अंतर्गत जो है उनके क्रियाशील बिंदु का विस्थापन होता है और उस समय जो है बलों द्वारा वास्तविक कार्य भी किया जाता है। लेकिन स्टैटिक्स में जब किसी पिंड पर क्रियाशील बल है, अनेक बल क्रियाशील है और उनके अंतर्गत वो साम्यावस्था में है, कुछ निश्चित बलों के अंतर्गत वो जो है पिंड साम्यावस्था में है, तो स्टैटिक्स में हम ये कहते हैं कि उसमें कोई विस्थापन नहीं होता है पिंड में, क्योंकि साम्यावस्था में है तो उन पर जो है कोई विस्थापन नहीं होता है उस पिंड में और बलों द्वारा किया गया कार्य भी नहीं होता है। लेकिन सुविधा के लिए हम स्टैटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स में ये मान लेते हैं कि वो जो विस्थापन है वो एक इमेजिनरी होता है, यानी कि काल्पनिक विस्थापन हम उसको मान लेते हैं। और उस स्थिति में जो बलों द्वारा किया गया कार्य है, चूँकि हमने क्या माना है काल्पनिक विस्थापन माना, तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो वर्चुअल वर्क कहलाता है, काल्पनिक विस्थापन काल्पनिक कार्य कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है उसको काल्पनिक विस्थापन माना है कुछ स्टैटिक प्रॉब्लम्स के अनुसार। तो आज हमने वर्चुअल वर्क के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।